आज का हमारा नया चैप्टर है जिसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, और जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार की चीज़ का हम और कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, उसका क्या प्रयोग है, किस लिए किया जाता है और किन किन जगहों पर किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वायरिंग में। और जब हम घर पर जो वायरिंग करते हैं तो क्यों करते हैं और वायरिंग हमारी किस क्रम में होती है, कौन सा हमारा वायरिंग अस्थायी प्रकार का है, कौन सा हमारा वायरिंग अस्थायी प्रकार का है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वायरिंग के बारे में। ठीक है, तो वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे कि वायरिंग जब करेंगे हम तो क्या क्या चीज़ें हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको में देखना जरूरी होता है। और जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है वायरिंग चैप्टर से, तो सारे जो पॉइंट यहाँ दे रखे हैं इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम पीरियड में। ठीक है, तो आप जो मैं पॉइंट यहाँ अंडरलाइन करूंगा या फिर जिसको मैं टिक करूंगा उसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलना, क्योंकि इसी पॉइंट से जो भी हमारे ये पॉइंट हैं यहीं से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको केवल थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा जो आपको केवल समझना है और देखना है। ठीक है, लेकिन आपको जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यहाँ से मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह कि आप जब वायरिंग करवा रहे हो घर पे या आपको जो वायरिंग हो गया है उसके मरम्मत करवा रहे हो तो लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो वायरिंग होगी वो हमारी प्रॉपर चलती रहेगी। जब प्रॉपर चलती रहेगी तो उसके अलावा क्या होगा कि हमारी जो उसमें जो फॉल्ट आएगी या हमारा जो हमारा ठेकेदार है वो क्या होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस रहा होता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता है, तो क्या होगा वो ज्यादा जानकार होता है, तो उससे हमें वायरिंग और उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्रियां ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। ISI कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि ISI मार्क का होना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है और उस पर ISI मार्क लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि विद्युत वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन यानी कि लाइट और फैन और पावर के लिए अलग अलग प्रकार के हम सर्किट का सब सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। अब उनके लिए लोड क्या होता है, लोड हमारा बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब लाइट फैन के लिए कितना लोड चाहिए और कितने हमारे सब सर्किट की संख्या चाहिए, प्लस हमारा जो पावर सर्किट है उसके लिए कितने पावर और कितने पॉइंट चाहिए, उसको आप नोट कर लेना। ये जो पॉइंट हमारा 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में क्या होंगे 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि यदि आप वायरिंग करवा रहे हो लाइट और फैन यानी कि नॉर्मल लोड के लिए, हल्के लोड के लिए, तो वहां पे जो आपको जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जैसे आपने एक रूम में 2 फैन लगा रखा है, 2 बल्ब लगा रखा है, इसी प्रकार दूसरे रूम में 2 बल्ब 1 फैन, इस तरह से जो आपका लाइट और फैन का जो नंबर ऑफ पॉइंट है मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन बात करूंगा पावर सर्किट की, जहां पे आपको वॉशिंग मशीन यूज करनी है, फ्रिज यूज करना है या फिर आपका मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है, वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप पावर वायरिंग लगाओगे और पावर सॉकेट लगाओगे, तो वहां के लिए में उस सर्किट में 2 से अधिक बिंदु नहीं होने चाहिए। किसके लिए, पावर वायरिंग में। तो नोट कर लेना, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं कि हम जब बात करेंगे लाइट और फैन के लिए तो वहां पे मैक्सिमम कनेक्शन पॉइंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10। और बात करेंगे पावर वायरिंग के लिए पावर सब सर्किट में तो वहां पे हम मैक्सिमम 2 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लोड का, इसका लोड भी देख लेना 5वें का, कि लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए जो टोटल लोड होगा वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। लाइट और फैन के लिए मतलब जो टोटल लोड होगा वो 800 वाट होना चाहिए। यानी कि आपने जो 10 पॉइंट ले रखा है, आपने 10 जगह लाइट और फैन का टोटल यूज करोगे आप, लेकिन जो लोड होगा वो टोटल कितना होगा, 800 वाट होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि आपका जो बल्ब है, मान लीजिए कि आपका बल्ब 50 वाट या 60 वाट या फिर आपने लगा रखा 100 वाट का, जो फैन है आपका 40 वाट का है या 50 वाट का है या 60 वाट का है, तो बल्ब और फैन के जो टोटल पावर है उसको जोड़ने के बाद 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब बात करेंगे हम पावर उप परिपथ की, जो कुल लोड है 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पावर के लिए जो लोड ले रहे हो, यानी आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो या आप कूलर यूज कर रहे हो या फ्रिज यूज कर रहे हो या फिर मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो, उसके लिए जो आपका लोड होगा वो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि लाइट फैन के लिए मैक्सिमम पॉइंट 10, उसके लिए पावर की बात करें तो 800 वाट, हम बात करें यदि पावर सब सर्किट के लिए तो मैक्सिमम पॉइंट 2, और बात करेंगे उसके लिए लोड को तो लोड उसके लिए 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होना चाहिए और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर लगाना चाहिए। जब आप वायरिंग करते हो तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी स्विच है जहां से हम किसी भी सर्किट को कंट्रोल यानी कि ऑन या ऑफ करते हैं, जैसे आपको लाइट है या फैन है, आप उसको जब ऑन या ऑफ करते हो तो उसके लिए जो स्विच लगाते हो, जो बोर्ड लगाते हो, उसकी जो हाइट होती है कम से कम कितना 1.3 मीटर, यानी कि इससे अधिक ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए। 1.3 मीटर या मैक्सिमम आप 1.5 मीटर रख सकते हो इसकी हाइट, ताकि आप आसानी से उसको ऑन या ऑफ कर सको। और जब स्विच लगाते हैं वो जब रूम में एंटर करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ लगाते हैं, ताकि हमें ऑन या ऑफ करने में आसानी होती है। या कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाता है। तो दोनों वर्ड नोट कर लेना, जो हमारा स्विच होता है वो किसी भी रूम के लेफ्ट साइड में ही लगना चाहिए। हालांकि हम जब वायरिंग करते हैं तो जो हमारा कारीगर होता है वो लेफ्ट राइट कहीं भी लगा के चला जाता है, लेकिन जो हमारा मेन रूल है वो लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, आप जब जैसे रूम में एंटर करोगे तो आपको स्विच को ऑन करने में आसानी होती है, जब आप रूम से बाहर निकलोगे तो उस समय भी आपको ऑफ करने में आसानी होती है। इसलिए हमें हमेशा स्विच को लेफ्ट साइड में ही लगाना चाहिए। जो उसकी हाइट होनी चाहिए 1.3 यानी कि मैक्सिमम 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहर दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि आपका जो बाथरूम है वहां पे जब स्विच या सॉकेट या बल्ब लगा रहे हो तो वो जो होना चाहिए वो आपका स्नान घर से यानी कि बाथरूम से बाहर होना चाहिए। यदि आप बाथरूम के अंदर लगा रहे हो, आप बाथरूम के अंदर लगा रहे हो तो वहां क्या करना चाहिए, वहां आपको जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ प्रकार के बल्ब सॉकेट स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए। किस प्रकार के, वाटर प्रूफ। तो ये बात कह रहा है जल रोधी होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि के लिए आप लाइट की इस्तेमाल कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, भरसक प्रयास करें कि वो बालकनी के या छज्जे के अंदर लगाया जाए। यदि आप बाहर लगा रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर प्रूफ या फिर आपके उसके लिए हमें शेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें लगाने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है 9 नंबर की, घर के बाहर स्थापित सभी लाइट एवं पॉइंट क्या होना चाहिए, जल रोधी होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप घर के बाहर लगा रहे हो तो बारिश के मौसम में क्या होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए वो वाटर प्रूफ जल रोधी होना चाहिए ताकि नमी, बरसात इत्यादि से क्या हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके बाद सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए। 3 पिन में क्या होता है, हमारी 2 पिन तो एक फेज और न्यूट्रल के लिए होती है और एक पिन थोड़ी सी मोटी होती है, वो हमारी अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है। तो 3 पिन में क्या होगा कि हमें फेज और न्यूट्रल के साथ साथ अर्थ भी मिल जाता है, ताकि हमारे किसी भी तरह की घटना ना घटे कारीगर को या फिर जो हमारा ऑपरेटर है उसको काम करने में। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो हमारा स्विच और सॉकेट होता है उसकी 2 रेटिंग होती है। एक होती है लाइट और फैन यानी कि हल्के लोड के लिए, तो वहाँ पे हम 5 एम्पियर के स्विच और सॉकेट का लगा के काम चला लेते हैं। वहाँ पे हम 2 पिन वाले सॉकेट या स्विच का इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम हैवी लोड के लिए तो वहाँ पे हम पावर वायरिंग करेंगे और हमारा पावर स्विच सॉकेट लगाएंगे, तो हमारा 3 पिन वाला होना चाहिए। यानी कि एक पिन हमारा जो मोटी होगी जो अर्थ का काम करेगी और बाकी जो 2 पिन होंगी फेज और न्यूट्रल का काम करेंगी। ध्यान देना, लाइट एवं फैन परिपथ में 5 एम्पियर, इस पॉइंट को नोट करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमें लाइट के लिए, लाइट और फैन यानी कि हल्के लोड के लिए जहां पे हमें स्विच या सॉकेट लगाना है तो कितने एम्पियर का होना चाहिए, तो हमारा 5 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, यदि आप पावर के लिए यूज कर रहे हो, पावर कहने का मतलब जहां हैवी लोड हो, आपको मोटर चलाना हो, मिक्सर ग्राइंडर चलाना हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पावर सर्किट में हम जो लगाएंगे स्विच या सॉकेट वो 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि सिंपल हल्के लोड के लिए, लाइट और फैन के लिए 5 एम्पियर की, लेकिन जब बात करेंगे पावर के लिए जहां पे हमें हैवी लोड चलाना है वहां पे हमें जो लगाएंगे 15 एम्पियर का सॉकेट लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो 15 एम्पियर होता है वो 3 पिन का होता है। हालांकि हमारा जो 5 एम्पियर है वो भी 3 पिन वाला हो सकता है, जिसमें एक अर्थ और 2 फेज न्यूट्रल हो सकती है। लेकिन जनरली जब भी हम वायरिंग करेंगे तो प्रेफर क्या करना चाहिए, हमें 3 पिन वाले ही स्विच या सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट, ये फिर सॉकेट का जो हमारा स्थान है वो 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो, तो यानी कि हमारी जो उसकी हाइट है, आप जो स्विच या सॉकेट लगा रहे हो उसकी हाइट 1.3 मीटर से कम पे नहीं होना चाहिए।
या जब इसके ऊपर करोगे तो मैक्सिमम 1.5 मीटर पॉइंट तक हम रखते हैं ताकि उसको आसानी से ऑपरेट या चला सके, और ज़्यादा नीचे नहीं करना चाहिए ताकि छोटे बच्चे वगैरह उसको टच ना कर पाए, नहीं तो उनको भी क्या होगा, शॉक लगेगा, उनको नुकसान पहुंचेगा। छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर या मैक्सिमम 3 मीटर होना चाहिए। यानी जो हमारी जब छत लगाते हैं सीलिंग फैन, उसकी जो ब्लेडें होती हैं उस ब्लेड से अपने फर्श की जमीन की ऊंचाई जो होनी चाहिए, उनके बीच की जो गैप होती है वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम 2.4 मीटर यानी कि 2.5 मीटर, और अधिकतम कितना 3 मीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। आप जब फैन लगाते हो तो फैन और फर्श के बीच जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम कितना 2.4 यानी 2.5 मीटर और मैक्सिमम 3 मीटर, यानी कि फैन के ब्लेड से लेकर फर्श के बीच की दूरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नोट कर लेना इसको। इसके बाद कह रहा है कि वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ होना चाहिए। यानी कि आप जब वायरिंग कर रहे हो तो जितने भी आपके मेटालिक पार्ट हैं, जो धात्विक भाग है, सबको हमें अर्थ करना आवश्यक होता है ताकि कोई लीकेज करंट ना हो। जब लीकेज करंट हो तो सीधे वो ग्राउंड हो जाए, किसी भी कारीगर या व्यक्ति को शॉक ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये पॉइंट नोट कर लेना जो मैं लिखवाया था अभी। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वायरिंग, तो जितने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने पॉइंट दिए गए हैं इसी पॉइंट से बनते हैं। बाकी आगे जो पढ़ेंगे हम तो वहां पे आपको केवल थ्योरी मिलेगा, केवल आपको समझना है, ठीक है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से मिलता है। और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन वायरिंग से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि कौन सा पॉइंट कहां पे हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी प्रकार की लाइट की फर्शों से ऊंचाई 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी जब आप किसी कमरे में या गलियारे में जब लाइट की व्यवस्था कर रहे हो, बल्ब लगा रहे हो, उसकी जो हाइट होनी चाहिए फर्श से, आपकी जमीन से जो उसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम कितना, मिनिमम 2.25 यानी कि 2.25 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक हो सकता है, इससे आप अधिक कर सकते हो, लेकिन आप 2.25 मीटर से नीचे नहीं लगा सकते। ये हमारा कंडीशन है। या फिर हम क्या करते हैं, जनरली बात करें तो 2.50 से हम 3 मीटर तक क्या करते हैं, इसी के रेंज में हम लाइट का व्यवस्था करते हैं। जब कमरे में लाइट वगैरह लगाते हैं उनकी हाइट भी पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लेना। कम से कम 2.25 मीटर और 2.25 से लेके हम 3 के बीच में हाइट का इस्तेमाल करते हैं बल्ब को लगाने के लिए। अगला पॉइंट है कि अर्थ चालक से कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं किए जाने चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब अर्थ कर रहे हैं, जब हमारे अर्थ वायर है, उससे किसी भी मेन लाइन को, स्विच सॉकेट को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो सारी क्या होगी, हमारी सारी लाइन ग्राउंड में चली जाएगी और हमारे लोड को कोई करंट नहीं मिलेगा। यदि आप मेन स्विच या सॉकेट या मेन लाइन को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, जो मेन लाइन हमारी चली जाएगी सीधे ग्राउंड में, और हमें लोड को कोई करंट मिलेगी नहीं, हमारा लोड ऑपरेट नहीं करेगा। इसके बाद लाइव या फेज चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए और सभी प्रकार के नियंत्रक युक्तियां, स्विच आदि इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि बात करेंगे फ्यूज की, जानते हो फ्यूज हमारी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा युक्ति है, जो क्या करती है कि सभी सर्किट को दोष के स्थिति में ऑन या ऑफ करने का काम करती है, या फिर इसमें जब दोष आ जाते हैं तो सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है स्विच। ये क्या कर, सॉरी फ्यूज की बात करें हम, स्विच नहीं फ्यूज। तो फ्यूज हमारी एक सुरक्षा युक्ति है जो क्या होगा, एक रेटेड करंट के ऊपर ये ऑपरेट होती है। यदि इसकी रेटिंग से करंट का मान ज्यादा होगा तो क्या होगी, ये हमारी जो फ्यूज होगी गल के सर्किट को ब्रेक कर देगी और पावर सप्लाई हमारी वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। तो फ्यूज के आगे जो भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं वो हमारे क्या होंगे, सेफ रहेंगे, उनमें कोई खराबी या कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हम फ्यूज को सेफ्टी तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जब फ्यूज की हम बात करेंगे जोड़ने की या कनेक्शन करने की, तो इसमें लाइव वायर में यानी कि फेज वायर में हम हमेशा फ्यूज को लगाते हैं, न्यूट्रल में फ्यूज को कभी नहीं लगाते हैं। तो इस पॉइंट को अभी आप नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा फ्यूज वायर है किस में लगाते हैं, तो फेज में हमारा जो लाइन है उसमें लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड अलग अलग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, आपकी जो मकान है 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, या आपके पास जो आपका मकान है उसमें ढेर सारे रूम है, वहाँ कई सारे लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबके लिए हम अलग अलग उप परिपथ सब सर्किट बना देंगे। सब सर्किट बनाने का फायदा ये होगा कि हमें सभी कमरों के लिए या सभी मंजिलों के लिए अलग अलग एक सब सर्किट लगा देंगे। तो यदि किसी एक मंजिल में हमारा क्या होगा, फॉल्ट आ जाता है, तो बाकी जो अन्य सप्लाई है वो हमारी ऑपरेट होती रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम सब सर्किट व्यवस्था नहीं करते हैं, यदि एक कमरे की लाइट खराब हुई या एक जगह की लाइट खराब हुई, तो बाकी जगह की लाइट हमारी क्या होगी, प्रभावित होंगी उससे। इसलिए हम सब सर्किट का व्यवस्था करते हैं। अगला पॉइंट है कि 3 फेज एसी लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर
लोड संतुलित रखना चाहिए और तीनों फेजों का क्रमशः लाल, पीले और नीले रंग का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लोड है वो जितने भी पॉइंट हैं सब पे लगभग क्या होना चाहिए, हमारा लोड का मान इक्वल यानी कि बराबर होना चाहिए। और जब वायर यूज करेंगे वायरिंग के तौर पे उनका जो सीक्वेंस होना चाहिए RYB, रेड, येलो और ब्लू के तौर पे। ठीक है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्येक फेज है हमारे पास तीन फेज है, समझ लो RYB, रेड, येलो और ब्लू। तो तीनों फेजों पे जब लोड लगाएंगे सब पे लोड का मान बराबर होना चाहिए। यानी कि आप एक फेज पे 5 लाइट या 5 फैन यूज कर रहे हो और दूसरे पे भी 5 लाइट या 5 फैन चलाओ, तीसरे पे भी 5 लाइट या 5 फैन चलाओ। इससे क्या होगा, हमारा लोड बैलेंस रहेगा। जैसे आप जनरेटर वगैरह यूज करोगे तो वहाँ पे यदि आप लोड का मान क्या करोगे, बदल दोगे, लोड का मान बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जनरेटर या अल्टरनेटर क्या होता है, जलने की कगार पर जाता है, हो सकता है कि वो जल जाए। इसलिए हमेशा हमारा जो लोड होना चाहिए वो सब पे तीनों फेजों पे इक्वल यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो तीनों फेजों हम करेंगे तो जो वायर लगाते हैं लाल, पीला और नीले रंग का होता है, ताकि हमें पहचान में आ सके कि हमारा क्या है, ये हमारा मेन फेज वायर है। आप सब जानते हो जो हमारा फेज वायर होता है R, Y और B के क्रम में होता है, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। तो कहीं भी आप जब वायरिंग करोगे तो इन्हीं प्रकार के इन्हीं 3 कलर के वायर का यूज करोगे ताकि आपको आसानी से पहचान में आ सके कि हमारा मेन फेज कौन कौन सा है, तो RYB। इसके अलावा ये आप बात करोगे अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए आप ग्रीन रंग का यानी कि हरे रंग का इस्तेमाल करोगे, हरे रंग का इस्तेमाल करोगे वायर, और आप न्यूट्रल के लिए ब्लैक रंग का इस्तेमाल वायर यूज करोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होता है जब हम वायरिंग करते हैं। तो फेज के लिए लाल, पीला और नीला RYB, अर्थ के लिए ग्रीन हरे रंग का और न्यूट्रल के लिए ब्लैक यानी कि काले रंग का वायर का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कारीगर आसानी से इसको वायरिंग कर सके। और बाद में यदि वायरिंग खराब हो तो उस कारीगर की जगह पे यदि और कोई कारीगर आता है तो उसको पहचान सके कि हमारा कौन सा फेज है, कौन न्यूट्रल है, कौन हमारा अर्थ वायर है। अगला पॉइंट है कि कार्यशालाओं में मशीनों के मोटर्स के नियंत्रक स्विच तथा स्टार्टर ऐसे ऊंचाई पर या स्थान पर स्थापित किए जाना चाहिए ताकि कारीगर आसानी तक पहुंच सके। यानी कि आज जब मशीन या मोटर की जब वायरिंग करते हो तो उसका जो स्विच है वो ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जो कारीगर है उसको आसानी से वहां तक पहुंच सके और स्विच को ऑन ऑफ कर सके, ऑपरेट कर सके। इसके बाद मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रमशः यानी कि 650 वोल्ट को हम बोलते हैं मीडियम वोल्टेज, और हाई वोल्टेज यानी कि 11,000 यानी कि 11 किलो वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। दोहरी अर्थिंग करने का मतलब यह है कि इसमें जो अर्थिंग करते हैं ये अर्थिंग हमारी पैरेलल होती है, समांतर क्रम में होती है, ताकि यदि हमारी एक अर्थिंग यदि खराब हो जाए दूसरी अर्थिंग काम करता रहे। यदि आप हैवी लोड को यूज कर रहे हो, आपकी यदि अर्थिंग खराब हो जाएगी, अर्थिंग आपकी खराब हो गई है और लीकेज करंट क्या होगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो वहाँ पे जो कारीगर कार्य कर रहा है उसको क्या होगी, बहुत बड़ा झटका लगेगा, शॉक लगेगा। इसलिए हम जब अर्थिंग करते हैं तो डबल अर्थिंग करते हैं। कौन सी? डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग करने का मतलब ये हुआ कि बाय द वे यदि आपकी एक अर्थिंग काम नहीं कर रही है, खराब हो रही है, तो आपकी जो दूसरी अर्थिंग है वो प्रॉपर काम करते रहे और लीकेज करंट को ग्राउंड करता रहे। अगला पॉइंट है कि 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी पट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो मोटर है या कोई मशीन है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वोल्टेज का मान है 250 वोल्ट से अधिक है, तो वहाँ पे हमारा एक बोर्ड लगाना चाहिए जिसपे क्या हो, जिसपे आवश्यक सूचना लिखा हो कि यहाँ पे खतरा है। जिससे आप लिखा होंगे वर्कशॉप वगैरह में भी लिखा होता है डेंजर, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए कि ये एरिया हमारा क्या है, डेंजर है। तो कब? जब 250 वोल्ट से ऊपर का मान क्या हो, अधिक वोल्टेज जब हम कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी पट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए ताकि कारीगर को पता चल सके कि यहाँ पे हाई वोल्टेज लाइन आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी प्रकार की नई स्थापित वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मैगर नामक यंत्र द्वारा धारा लीकेज परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। लीकेज धारा का मान परिपथ की कुल धारा में 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जब आप सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई देने से पहले उसकी जो वायरिंग की गई है उसके क्या करो, उसके इंसुलेशन को आप टेस्ट कर लो कि हमारा इंसुलेशन ब्रेक तो नहीं हो गया है, कहीं हमारी लीकेज करंट तो नहीं बह रही है। उस चीज़ को क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, किसके माध्यम से, मेगर के माध्यम से। इसके बाद जो हमारा लीकेज करंट है वो लीकेज करंट हमारे टोटल करंट का 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है, ठीक है। लीकेज करंट का मान टोटल करंट का, कुल करंट का 1/5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारी है ये एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यदि हम बात करें डीसी के लिए, तो डीसी के लिए क्या होगा, 1/2000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, 2000वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप सप्लाई डीसी दे रहे हो तो उस सर्किट में क्या होगा, जो लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट का अधिकतम मान उस पूरे सर्किट में बह रही टोटल करंट का, कुल करंट का 1/2000वां भाग होना चाहिए डीसी के लिए। यदि हमारा सप्लाई एसी है तो उस पूरे सर्किट में जो लीकेज करंट होगी, टोटल करंट का 1/5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट दोनों पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और कभी कभी इसका मान भी पूछ लेता है कि यदि सर्किट में 50 एम्पियर की करंट बह रही है, यदि सर्किट में 50 एम्पियर की एसी करंट बह रही है, तो इस सर्किट में लीकेज करंट कितना होगा यहां देख लेते हैं। ये हमारी टोटल करंट है पूरे सर्किट की, टोटल करंट का हम चूंकि बात करें एसी की, तो इसका 1/5000वां भाग, इसका 1/5000वां भाग तो कर लो, गुणे 1/5000, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/100 बच गया। यानी कि जब भाग दोगे आप तो 0.01 एम्पियर, यानी कि पूरे सर्किट में जो लीकेज करंट होना चाहिए 0.0 एम्पियर का मान होगा लीकेज करंट का मान। तो यहां से हम इसका मान निकाल सकते हैं लीकेज करंट का, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, ये दोनों पॉइंट डीसी और एसी के लिए कितना होता है लीकेज करंट का मान एक सर्किट में। अब वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्रियां, जब हम वायरिंग करनी होती है तो किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है और क्यों पड़ती है, उसको हम देखेंगे इसमें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम में आ सकते हैं और आने वाले हैं और जो कई बार आ चुके हैं, तो सबको मैंने इंडिकेट करवा दिया, नोट करवा दिया है। अब आगे बात करेंगे थ्योरी की। तो पहले बात करेंगे हम कि क्या क्या चीजें हमारी वायरिंग में आवश्यकता पड़ती हैं और क्यों पड़ती हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो पहले बात करेंगे स्विच। तो स्विच क्या है, स्विच एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। अब सब इससे परिचित होंगे स्विच से। स्विच क्या करता है, किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, धारा को यदि हमें कंट्रोल करना हो, कंट्रोल करने का मतलब ऑन करना है सर्किट को या फिर ऑफ करना है, उसलिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रारंभ या समाप्त करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी क्या है, यह एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां से लिख लेना, स्विच एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। कंट्रोलिंग डिवाइस क्यों है, क्योंकि यह करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। आगे चलेंगे अब। तो इस पॉइंट को नोट जरूर कर लेना, जो हमारा स्विच है वो क्या है, स्विच एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो क्या करेगी, सर्किट को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लेना। स्विच क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। अब बात करेंगे स्विचों के प्रकार। तो स्विच हमारे कई प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर और विद्युत धारा वहन क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कार्य के आधार पर हमारे स्विच कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा सिंगल वे स्विच, सिंगल पोल वन वे स्विच, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस स्विच में हमारा क्या होगा, एक पोल होगा और एक ही रास्ता होगा। एक रास्ता होने का मतलब यह कि इस स्विच के माध्यम से हम क्या करेंगे कि एक ही डिवाइस को एक स्थान से हम कंट्रोल कर सकते हैं या करेंगे। इसे बोलेंगे सिंगल पोल और वन वे स्विच, यानी कि एक रास्ते से हम एक बिंदु को, एक पॉइंट को एक बार में एक ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला हमारा है सिंगल पोल टू वे स्विच। तो टू वे स्विच आप सबको इससे परिचित होंगे, यानी कि हमारा पोल एक ही रहेगा, लेकिन जो उसकी वे हैं, जो उसके रास्ते हैं, दो रास्ते होंगे। यानी कि इस स्विच के माध्यम से हम एक जगह से दो विद्युत युक्त को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर एक बल्ब को दो जगह से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वहां पे हम टू वे प्रकार का स्विच यूज कर सकते हैं जिसके पास दो रास्ते हों, ठीक है। तो ये हमारा
टू वे स्विच होगा, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे हमें जीने की वायरिंग करनी है वहाँ पे हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बल्ब को दो स्थान से कंट्रोल करना या फिर दो युक्ति को एक जगह से कंट्रोल करना, वहाँ पे हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे अगला हमारा इंटरमीडिएट स्विच। तो यह एक ऐसा स्विच है जिसके माध्यम से हम तीन या तीन से अधिक स्थानों से कंट्रोल करने के लिए या तीन से अधिक युक्तियों को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इंटरमीडिएट स्विच का। तो इसमें 4 बिंदु होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, तो इनको हम या तो क्षैतिज यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल इनके पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जोड़ दिया हमने, या फिर हम चाहे तो इसके पॉइंट को क्रॉस भी जोड़ सकते हैं। तो क्रॉस में जोड़ के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो या फिर इनके दोनों पॉइंटों को हॉरिजॉन्टल भी जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल वहां होगा एक लैंप या वैद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करना कि इंटरमीडिएट स्विच के माध्यम से हम एक या एक विद्युत परिपथ को, एक पॉइंट को कम से कम 3 स्थान या 3 से अधिक स्थान के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, इसको लिख लेना। इसमें क्या होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं, किसमें, इंटरमीडिएट स्विच में। ठीक, आगे चलते हैं हम। थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है। बस अब बात करेंगे हम पुश बटन। तो पुश बटन क्या होता है, ये भी हमारा एक स्विच ही है। पुश बटन एक ऐसा बटन है जिसको दबाने पर, पुश करने पर सर्किट को ये अस्थायी रूप से ऑन करता है, यानी कि यह परमानेंट ऑन नहीं करता है। जब तक आप इसको दबाए रखोगे तब तक हमारी सर्किट क्या रहेगी, ऑन रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे हमारी सर्किट क्या होगी, हमारी ऑफ हो जाएगी। जैसे यहां समझ लेना, ठीक है। ये हमारे दोनों, ये प्लस और ये माइनस हमारे क्या है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये बना हुआ है पुश बटन। ठीक है, यदि इसको हम पुश करेंगे, दबा देंगे, तो क्या होगा, ये इस पॉइंट को टच करेगा, ये पॉइंट यहाँ टच होगा और ये पॉइंट यहाँ टच हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा सर्किट हमारी ऑन हो जाएगी और धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन यह काम तभी होगा जब तक आप इसको दबाए रखोगे। जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये सर्किट को ऑफ कर देगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे आप बात करते हैं कॉलिंग बेल की। जब घर के बाहर जो लगाते हैं स्विच, वो क्या होता है, वो हमारा पुश स्विच होता है, पुश बटन होता है, जो क्या दबाने रखना क्या होगा, बेल को बजाने का काम करता है। जैसे आप उसको छोड़ दोगे, जो आपकी घंटी होगी वो बजाना बंद हो जाएगी। वहां करते हैं तो कहाँ पे, विद्युत घंटी में या फिर बजर में। और इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, और हम बात करें इसके लिए तो जो आपकी बाइक है या 4 व्हीलर है, उसका जो हॉर्न होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का पुश बटन स्विच ही है। जैसे आप उसको जब तक दबाए रखोगे आपकी जो हॉर्न होगी बजती रहेगी। जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो आपका हॉर्न बनना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यह अस्थायी रूप से सर्किट को ऑन करने का काम करता है पुश बटन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है सीलिंग स्विच। तो सीलिंग स्विच या एक विशेष प्रकार का स्विच है, इसको हम बेड स्विच या पुल स्विच के नाम से भी जानते हैं। सीलिंग स्विच ये हमारा एक स्पेशल स्विच है जिसको हम बेड स्विच या पुल स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बार इसको खींचते हैं या दबाते हैं तो हमारी जो सर्किट होती है वो ऑन हो जाती है। और फिर जब इसको दोबारा इसको हम खींचेंगे या फिर जब पुश करेंगे तो सर्किट हमारी ऑफ हो जाएगी। कहने का मतलब यह कि एक ऐसा स्विच होता है जिसको आप एक बार पुश कर दोगे तो क्या होगी, सर्किट ऑन हो जाएगी। फिर आप उसको जब दोबारा पुश करोगे सर्किट हमारी ऑफ हो जाएगी। या इसमें यदि धागे लगे होते हैं, आप एक बार खींच के छोड़ दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिर आप इसको दोबारा खींच दोगे तो ये हमारा सर्किट को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हम इसे बोलेंगे सीलिंग स्विच या बेड स्विच या पुल स्विच कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो पहले की जो टीवी होती थी, टीवी, तो वहाँ पे क्या होता था, उसमें ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए एक बटन लगा होता था। एक ऐसे बटन लगा होता था जिस पे लिखा होता था ऑन और ऑफ। तो आप इसको यदि एक बार पुश कर देते थे तो हमारी टीवी ऑन हो जाती थी। फिर आप इसी स्विच को यदि एक बार पुश कर दोगे तो हमारी टीवी क्या होगी, टीवी हमारी ऑफ हो जाती थी। इसके अलावा हम बात करें इन्वर्टर में जो आपका जो बटन लगा होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का, सीलिंग स्विच होता है।
आप इन्वर्टर के बटन को एक बार जब क्लिक करोगे तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो जाएगा, फिर उसी बटन को आप जब दोबारा क्लिक करोगे तो क्या होगा, हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो टीवी होता है, टीवी में जो टीवी के लिए आप जो रिमोट यूज करते हो, तो रिमोट में जो ऑन या ऑफ करने वाला जो बटन होता है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा सीलिंग स्विच का ही एग्जांपल है। आप उसके ऑन या ऑफ बटन को एक बार क्लिक करोगे तो हमारी टीवी ऑन हो जाएगी, एक बार क्लिक करोगे तो टीवी हमारी ऑफ हो जाएगी। ये हमारा सीलिंग प्रकार का स्विच है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा डबल पोल आयरन क्लेड, यानी कि इसको हम डीपीआई की आईसी के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका आप फुल फॉर्म नोट कर लेना, डीपीआईसी यानी कि डबल पोल आयरन क्लेड, डबल पोल आयरन क्लेड, डीपीआईसी का फुल फॉर्म है। यह भी हमारा एक स्विच है, डीपीआईसी भी हमारा एक स्विच है, इसका ना फुल फॉर्म डबल पोल आयरन क्लेड है। इस स्विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इस स्विच का इस्तेमाल सिंगल फेज एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई में हम धारा को ऑन या ऑफ करने के लिए, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम इस प्रकार के स्विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका, डीपीआईसी स्विच का, यानी कि सिंगल फेज एसी। तो नोट कर लेना, ये कहाँ यूज करते हैं, या सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। किसके लिए, मेन स्विच का कार्य करता है। कौन सा, डीपीआईसी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीआईसी कहाँ यूज करते हैं, सिंगल फेज में, थ्री फेज में, कहाँ पे, तो सिंगल फेज में या फिर डीसी के लिए। नंबर सेकंड पॉइंट, अब इसकी रेटिंग क्या होती है। नंबर डीपीआईसी है यह 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक प्रयोग करते हैं। डीपीआईसी को, डबल पोल आयरन क्लेड को 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक प्रयोग करते हैं। और वोल्टेज की बात करें तो 250 से 650 वोल्ट तक हम इसका प्रयोग करते हैं डीपीआईसी स्विच का। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लेना, कहाँ प्रयोग करते हैं और इनकी रेटिंग क्या होती है। ये दोनों पॉइंट, रेटिंग 15 से 200 एम्पियर, धारा की बात करें, वोल्टेज की बात करें तो 250 से 650 वोल्ट तक, और सिंगल फेज एसी में या फिर डीसी में हम डीपीआईसी स्विच का तौर मुख्य स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं इसका। इसका डायग्राम है। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारे दो पोल हैं, इसलिए नाम पड़ गया क्या, डबल पोल। क्या पड़ गया, डबल पोल। डीपीआईसी मतलब क्या, दो पोल, डबल पोल। तो हमारा पहला पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया। यहां से हमारी क्या होगी, यहां से हमारी मेन लाइन आएगी। हमारी जो मेन लाइन आती है बाहर से जो हमारी मेन लाइन आती है वो इसके माध्यम से क्या होगी, अंदर प्रवेश करेगी। अगर मान लेते हैं इसको हमारा फेज, इसको मान लेते हैं हम न्यूट्रल। हमारी पहली लाइन फेज और दूसरी क्या, हमारी न्यूट्रल। हमारी जो फेज होगी हम फेज लाइन को लेकर इसमें जोड़ देंगे, इस पॉइंट पे जोड़ देंगे। जब इस पॉइंट पे जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी जो फेज करंट है यहां से पास होके कहां चली जाएगी, यहां से पास होके इस पॉइंट पर चली जाएगी। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन लाइन है, हमारी मेन लाइन है जैसे हमारी ये वाली है। ठीक है, यहां से हमने ले लिया फेज और हमने यहां से ले लिया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होगा, हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, न्यूट्रल इस पॉइंट पे आ जाएगा, और यहां से होते हुए कहां चली जाएगी, यहां से होते हुए हमारा इस पॉइंट पे न्यूट्रल चला आएगा। हमने मेन लाइन से एक फेज और एक न्यूट्रल ले लिया है इनपुट के तौर पे। अब आउटपुट पे जहां पे हमें घर में सप्लाई देनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे, एक वायर लेके क्या करेंगे, इस पॉइंट में जोड़ देंगे। इसी प्रकार भी यहाँ से एक वायर लेकर इस पॉइंट में जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारी फेज और न्यूट्रल मेन लाइन से इस पॉइंट तक तो आ गई। अब घर में देना है तो क्या करेंगे, इसका जो हमारा हैंडल है, इसके हैंडल को जब अप करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट है इसमें क्या होंगे, इस वाले दोनों पॉइंट में जाके फिक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो दोनों पॉइंट हैं ऊपर जाके इन दोनों पॉइंट में क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारी सप्लाई मेन लाइन से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक, और यहाँ से अंदर चली जाएगी कहाँ पे, जब हमें सप्लाई भेजनी है, कमरे में या फिर घर पे।